यूजुअली पॉलिटिकल अपोनेंट्स बीजेपी को माइनॉरिटी विरोधी बुलाते हैं, लेकिन दिल्ली के एक चर्च में जाने के बाद मंगलवार को केरल में पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 ईसाई धर्मगुरुओं से मुलाकात की। वैसे भी लंबे समय से इसकी चर्चा हो रही है कि यूपी बिहार में पासमानदा मुसलमानों से लेकर मणिपुर और केरल जैसे राज्यों में बीजेपी ईसाइयों के करीब जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन केरल वो राज्य है जहां आज़ादी के बाद आज तक लोकसभा के मामले में बीजेपी खाता तक नहीं खोल पाई। ऐसे में आंकड़ों के सहारे आपको बताएंगे कि क्या केरल में मोदी के धर्मगुरुओं से जो मुलाकात हुई है उसका 2024 के आम चुनाव पर बीजेपी के राजनीतिक भाग्य पर कोई असर पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं केरल की राजनीति की। यहाँ दो प्रमुख धड़े हैं, एलडीएफ और यूडीएफ। एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, लेफ्ट पार्टियों के इस गुट की केरल में सरकार है। सबसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यह है कि केरल वो पहला राज्य है जहां कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली बार सरकार बनाई। सन 1950 के दशक के अंत में ये वो दौर था जब कांग्रेस का पूरे देश में एक छत्र राज था और नेहरू को चुनौती देने वाला कोई नेता पूरे देश में मौजूद नहीं था। बावजूद इसके 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने केरल में सरकार बनाने में सक्सेस हासिल की। पूरी दुनिया में तब पहला उदाहरण था जब चुनाव जीतकर किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई हो। इस इलेक्शन के बाद ईएमएस नंबूदरीपाद राज्य के सीएम बने थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की ऐसी जीत नए आज़ाद हुए भारत के लिए चिंता का विषय माना गया। कहते हैं कि करीब 2.5 साल तक चली इस सरकार को तब कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही इंदिरा गांधी के सुझाव पर नेहरू ने बर्खास्त कर दिया था और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। बाद के दशकों में राज्य की सत्ता कांग्रेस की लीडरशिप वाली यूडीएफ और लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन वाली एलडीएफ के पाले में आती जाती रही। वैसे केरल का हिसाब किताब भी बिल्कुल हिमाचल या राजस्थान के जैसा है, यानी यहाँ हर 5 साल में यूजुअली सरकारें बदल जाया करती थी। लेकिन 2021 की मई में एलडीएफ ने दोबारा चुनाव जीतकर राज्य में वापसी करने में सक्सेस हासिल किया। ब्रीफ में स्टेट की ऐसी पॉलिटिकल हिस्ट्री सुनकर आपको लग रहा होगा कि इसमें बीजेपी कहाँ है। जवाब है कि इसमें बीजेपी कहीं नहीं है। 140 विधानसभा सीटों वाले केरल में आज तक बीजेपी का सिर्फ एक विधायक एक बार जीतने में सफल रहा है और आज तक पार्टी का कोई सांसद केरल से चुनकर दिल्ली नहीं आया। ऐसे में कहा जा रहा है कि राज्य में ईसाइयों के करीब जाकर बीजेपी यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पीएम की ईसाई धर्म गुरुओं से हुई मुलाकात को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन ऐसे आउटरीच के बीच एक फैक्ट ये है कि 2016 में बस एक बार बीजेपी का एक विधायक यहाँ से जीता है और 2021 में वो सीट बीजेपी सीपीआई से हार गई। हालांकि पार्टी के लिए राहत की बात यह है कि बीते सालों के साथ इस स्टेट में उसका वोट शेयर बढ़ता रहा है। 2011 में बीजेपी को 6.6% वोट मिले थे, वहीं 2016 में ये बढ़कर 14.93% हो गया और 2021 में 14.4% रहा। पार्टी के लिए राहत की बात यह भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी और कई सीटों पर नतीजों को प्रभावित करने का काम किया था। वैसे भी भारत में जिन 3 राज्यों में कम्युनिस्ट यानी लेफ्ट पार्टियों की सरकारें रही हैं उनमें केरल के अलावा त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल शामिल है। त्रिपुरा में लेफ्ट पार्टियों का एक छत्र राज था, लेकिन 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इसे ध्वस्त कर दिया। वहीं बंगाल में लेफ्ट पार्टियों के 34 साल के राज को समाप्त करने वाली ममता बनर्जी के किले में भी पार्टी तेजी से सेंध लगा रही है। लेकिन केरल के मामले में पार्टी के लिए ईसाई वोट्स बेहद अहम होंगे। लेकिन बीजेपी 3 प्रोंग्ड स्ट्रेटजी में ईसाइयों के साथ साथ राज्य में हिंदुओं और मुसलमानों को भी उन तक भी आउटरीच करने का ख्याल रख रही है। इसी से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 अप्रैल को ईस्टर पर बीजेपी ने 1 लाख ईसाई परिवारों तक पहुंचने की कोशिश की। वहीं 15 अप्रैल को विषु पर हिंदुओं के पास और 22 अप्रैल को ईद पर मुसलमानों से संपर्क साधने की कोशिश की गई। ऐसी आउटरीच के पीछे वोटों का गणित है। दरअसल केरल में आधी आबादी अल्पसंख्यकों की है। राज्य में मुसलमानों की आबादी 26% है, वहीं ईसाई समुदाय के 18% लोग हैं। और एनालिस्ट का मानना है कि बीजेपी की जैसे मुस्लिम विरोधी छवि रही है उसकी वजह से माना जाता है कि मुसलमान शायद ही पार्टी को वोट दें। ऐसे में राज्य में हिंदुओं के अलावा ईसाई समुदाय वो समुदाय है जो पार्टी के लिए बेस्ट ऑप्शन नजर आता है। शायद इसी वजह से पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 दिनों के अपने दौरे में 8 ईसाई धर्मगुरुओं से मुलाकात की। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले 2 चुनावों से केरल में कांग्रेस जीतने में असफल रही है। ऊपर से पार्टी का ईसाई समुदाय के बीच जैसा होल्ड था वो कमजोर होता जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज के दौर में हिंदू राइट विंग जिस लव जिहाद के मुद्दे को जोर शोर से उठाता है उसे सबसे पहले केरल की क्रिश्चियन कम्युनिटी ने उठाया था। ऐसे में बीजेपी लव जिहाद के मुद्दे पर इस समुदाय के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है। हालांकि पार्टी द्वारा इस समुदाय के रोजी रोटी के मुद्दों को गंभीरता से नहीं उठाए जाने की वजह से वैसा तालमेल नहीं बैठ पा रहा।
ऊपर से नॉर्थ इंडिया में आरएसएस से जुड़े आउटफिट्स पर जिस तरीके से चर्चों पर हमला करने के आरोप लगते हैं, उनकी वजह से भी जो क्रिश्चियन समुदाय है वो बीजेपी वालों से बिदका रहता है। इनके अलावा दलित ईसाइयों को मिलने वाले रिजर्वेशन के विरोध जैसे भी कई मुद्दे हैं। शायद इन्हीं वजहों से पिछले विधानसभा चुनाव में केरल में बीजेपी ने जिन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था, उनमें से शायद ही किसी पर ईसाई वोटर्स का उतना इम्पैक्ट रहा हो। एनालिस्ट का तो ये भी मानना है कि लव जिहाद जैसे मुद्दे पर बीजेपी ईसाइयों के जितने करीब जाएगी, राज्य में मुसलमान बाकी पार्टियों के पीछे पोलराइज होकर उतने मजबूती से खड़े हो जाएंगे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में बीजेपी ने ये साबित किया है कि चाहे पहचान आधारित राजनीति हो या लेफ्ट पार्टियों का डोमिनेंस, किसी न किसी तरीके से पार्टी इनका काट निकाल ही लेती है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में नरेंद्र मोदी की बीजेपी उस केरल में कैसा प्रदर्शन कर पाती है, जिसकी डगर नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक के लिए आसान नहीं रही। उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तर्क।